Hello friends, I am Noor Sabah and I welcome you once again to Sindoor classes. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज दी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और हमने वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। अब हम उसके नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला पार्ट था हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट रहेगा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसमें आएगी बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन। सो हम अब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं और इसमें किस तरीके से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और किस तरीके से ये प्रोसेस पूरी चलती है। सो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि वो नाल जिसमें से होकर हमारा आहार पास होता है। मतलब आहार नाल को अगर हम ये बर्ड्स जो है आहार नाल अगर इसको हम तोड़ के देखें तो ये टू पार्ट्स में टूट जाएगी। एक होगी आहार और दूसरी होगी हमारी नाल। आहार का मतलब होता है मतलब फूड न्यूट्रिशन जो कुछ भी हम खाते हैं, एंड नाल का मतलब होता है वो नली जिसमें से होकर हमारा आहार पास होता है, वही कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अ कैनाल इज प्रेजेंट बिटवीन माउथ एंड एनस विच इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। मतलब वो नाल जो माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होती है वही एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल में देखें तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। जैसे अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलेगा हमारा माउथ। माउथ मतलब हमारी बक्कल कैविटी, मतलब वो कैविटी जिसमें हम फूड रखते हैं और रखकर इसको हम चबाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बक्कल कैविटी देखें तो बक्कल कैविटी जो होती है हम इसको मुख गुहा भी कह सकते हैं। ये हमारी आहार नाल का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, मतलब सबसे पहला पार्ट सबसे ऊपरी पार्ट होता है। और हमारा डाइजेशन जो होता है वो यहीं से मतलब बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या हमारी बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन होता है, जैसा कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है एंड फैट होता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो इन सब में क्या बक्कल कैविटी इन सब का डाइजेशन स्टार्ट कर देती है या फिर इसमें से कुछ सेलेक्टिव डाइजेशन होता है। तो उसी की बात हम नेक्स्ट करेंगे। हमारे बक्कल कैविटी जो होती है तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो स्टार्च का डाइजेशन होता है। मतलब हमारी बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर प्रोटीन या फैट का डाइजेशन नहीं होता है अभी। क्यों? क्योंकि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन हमारी बक्कल कैविटी जो है यहाँ पर फैट या फिर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और यही वजह है कि हमारे माउथ में प्रोटीन या फिर फैट का डाइजेशन शुरू नहीं हो पाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन स्टार्ट हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बक्कल कैविटी में टाइलिन एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ओके, एंड अगर हम बात करें जैसे कि अब हमारा स्टार्च जो होता है तो क्या ये स्टार्च कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो हमारी बक्कल कैविटी होती है यहाँ पर टैलिन थोड़ी ही उसमें अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि सिर्फ 3 to 5% ही हमारा जो स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट हो पाता है। मतलब हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन मतलब आंशिक पाचन हो पाता है। अब अगर हम बक्कल कैविटी की बात करते हैं तो बक्कल कैविटी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि हमने कोई भी खाना खाया, कुछ भी खाया, तो हम उसकी एक मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं। जैसे हमने दाल चावल खाया, रोटी खाया, हमने कुछ भी खाया, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। इस चीज़ को हम अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है वो सिंपल फॉर्म में चेंज होनी होती है, तभी हमारा जो बक्कल कैविटी है वहाँ पर मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो सिंपल फॉर्म में चेंज होनी है, तभी इसका डाइजेशन हो पाएगा। तो जैसे हमारी बक्कल कैविटी है तो हमारी बक्कल कैविटी में हमारे फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं दांत। और हमारे यहाँ मतलब हमारी बक्कल कैविटी में टंग होगी एंड हमारे लिप्स होते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। तो नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से हमारे टीथ, किस तरीके से हमारी टंग और लिप्स ये हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात देखें टीथ की, ठीक है, तो टीथ जो होते हैं हमारे, अगर हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी
एंड जो हमारे टीथ का फॉर्मेशन होता है तो वो कौन सी सेल्स होती हैं जो हमारे टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो अमीलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो हमारे टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। एंड हमारे टीथ जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो टीथ होते हैं कि एनिमल्स में जैसे हम ह्यूमन है तो ह्यूमन में कितने होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनमें टीथ की जो दांतों का नंबर होता है वो अलग होता है, बड़ों में अलग होता है। ये फिर एनिमल्स डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, क्या हर एक में टीथ बराबर के होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चों में दांत कुछ होते हैं और बड़े लोगों में, एडल्ट में दांत अलग होते हैं। और लेकिन इसी में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा टीथ जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इज प्रेजेंट इन पर्सन जो होते हैं लगभग 50 एंड इट इज़ अ कंगारू स्पीशीज, ठीक है। सबसे ज़्यादा दांत जो होते हैं ओपोसम में पाए जाते हैं जो कि कंगारू की जाति का है, ठीक है। कंगारू की स्पीशीज जो होती है कंगारू, उसी की स्पीशीज का है ये ओपोसम, और इसमें लगभग 50 दांत प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब जैसे ह्यूमन लाइफ है हमारी, तो हमने ये देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें दांत होते हैं, फिर कुछ टाइम एक ऐसा आता है थोड़े दिनों के बाद वो दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और फिर उस दांतों की जगह जो टूट गए उन दांतों की जगह दूसरे दांत निकलते हैं। तो इसी तरीके से ह्यूमन की लाइफ में दांत 2 बार निकलते हैं, और ये 2 बार निकलने की प्रोसेस जो होती है ये कहलाती है हमारी द्विवार दंती, या फिर हम इसको कह सकते हैं डायफायडम। ओके, मतलब दांत जैसे बच्चा छोटा है तब दांत निकलेंगे, और फिर उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तब दांत निकलते हैं। मतलब इस तरीके से बच्चे में, मतलब एक ह्यूमन में छोटेपन में निकलते हैं मतलब बचपन में, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तब निकलते हैं दांत। ओके, तो इस तरीके से किसी भी ह्यूमन में 2 बार दांत निकलते हैं, और 2 बार दांत निकलने की ये प्रोसेस कहलाती है डाइफायोडम। इस तरीके से अगर हम देखें तो दांत निकलने के तरीके से, ठीक है, वो हो गए डाइफायोडम। अब अगर हम इसको देखें तो दांत 2 बार निकलते हैं, तो क्या जब पहली बार दांत निकलते हैं वो कैसे होते हैं, फिर उसके बाद जब ये दांत गिर जाते हैं फिर नेक्स्ट टाइम निकलते हैं, तब क्या इनमें और इनमें, पहले वाले में और दूसरे वाले में कोई डिफरेंस होता है? तो हाँ, बेशक डिफरेंस होता है यहाँ पे। जब पहली बार तो दांत निकलते हैं वो दांत जो होते हैं वो कहलाते हैं मिल्क टीथ, मतलब ये दूध के दांत होते हैं। अब इनके बाद जब ये दांत टूट जाते हैं तो इसके बाद निकलते हैं जो दांत वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। इन परमानेंट टीथ को हम कह सकते हैं स्थायी दांत, और जो कि हमारे निकलते हैं मतलब पैदाइश से, मतलब बर्थ से आफ्टर 24 मंथ, ठीक है। अब अगर हम मिल्क टीथ को देखें तो ये मिल्क टीथ जो होते हैं इनको हम टेम्पररी टीथ भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको अस्थायी दांत भी कह सकते हैं। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, ये नाम हम रख सकते हैं डेसिडोस टीथ, या फिर इसका मतलब होता है कमजोर दांत। मतलब ये दांत निकलते हैं और निकलने के बाद ये जल्दी ही टूट जाते हैं, इसलिए हम इनको कमजोर दांत कहते हैं या फिर डेसिडोस टीथ कहते हैं, जो कि निकलते हैं जन्म से लगभग 6 महीने के बाद। ओके, तो इस तरीके से हम डायफायडोन टीथ को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, इससे ये जो पढ़ने में हमें इजी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दांतों के निकलने के बेस पर तो दांत हो गए 2 तरीके के, ठीक है। अब हम अगर दूसरी तरीके से देखें तो जो दांत होते हैं हमारे, जो अगर हम अपना बक्कल कैविटी खोलें तो बक्कल कैविटी में हमें जब दांत दिखाई देते हैं तो क्या वो दांत सभी एक ही तरीके के होते हैं देखने में, या फिर उनमें कुछ डिफरेंस होता है? ठीक है, अब जब हम केयरफुली उसको देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि हमारे सभी दांत एक से नहीं होते हैं, वो दांत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ चौड़े होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ चपटे से होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम दांतों के शेप पर देखें तो दांत जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। इसी तरीके से अगर हम दांतों के काम, जब वो अलग अलग होते हैं तो फिर अगर हम उनके काम के बेस पर देखते हैं तब भी वो अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी का कुछ काम होता है, आगे वाले दांतों का कुछ काम होता है, पीछे वाले दांतों का कुछ काम होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो दांत जो होते हैं हमारे अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। इसी बेस में हम देखते हैं एक टर्म आती है हमारी हेट्रोडोंट टीथ। हेट्रोडोंट टीथ मतलब वो होते हैं जैसे हमारे सभी दांत जो होते हैं वो एक से ना होकर वो अलग अलग होते हैं, और ये दांतों का अलग अलग होना ही कहलाता है हेट्रोडोंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं विषम दंती दांत। ओके, मतलब सभी दांत हमारे एक से नहीं है, अलग अलग हैं। आगे के कुछ अलग होते हैं, और उससे पीछे के अगर हम देखें, जैसे हमारा ये जा है, अपर जा अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये दांत अलग होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दांत 2 अलग तरीके के होते हैं, फिर अलग होंगे, फिर अलग होंगे, इस तरीके से अलग होते चले जाते हैं, और ऐसे ही फिर यहाँ होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनके काम के बेस पर देखें तो काम के बेस पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, टीथ्स आर 4 टाइप्स, ठीक है। जो काम के बेस पर दांत 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं वो 4 टाइप, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इंसीजर। इंसीजर मीन इसको हम हिंदी में कहते हैं कृंतक दांत।
कृंतक दांत या इंसीजर का मतलब होता है जो भोजन को, मतलब हमारे फूड को जो काटने का वर्क करते हैं, ये दांत कहलाते हैं इंसीजर। और ये दांत जो होते हैं ये देखने में चौड़े और चपटे होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक मिनट दिखाऊं अगर, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहे, यहाँ देखिए, ये मैंने ये लिखा है इंसीजर। ठीक है, सबसे पहला हम देख रहे थे इंसीजर को। और इंसीजर जैसे कि मैंने बताया ये चौड़े और चपटे होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इसलिए बना हुआ, ये चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं, जिस तरीके से, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप अपना जब बक्कल कैविटी हम जब खोलते हैं तो हमें आगे की तरफ, आगे की साइड में दो दांत ऊपर और दो ही दांत नीचे वाले, मतलब अपर जॉ में दो दांत देखेंगे और दो ही दांत हमें लोअर जॉ में हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कुछ चौड़े और चपटे से दांत हमें दिखाई देते हैं। ये दांत ही कहलाते हैं हमारे इंसीजर। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कृंतक। ओके, ये तो आपने देख लिया इंसीजर का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की बात हम कर रहे थे, वो है हमारा कनाइन। ठीक है, कनाइन को हम कहते हैं हिंदी में रत्न कह सकते हैं। वैसे आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये टर्म ज़्यादा ईजी रहती है याद करने में। अगर हम इंसीजर कैनाइन की बात करते हैं तो ये कैनाइन का काम क्या होता है, अगर हम इनका काम देखें तो ये काम करते हैं, जैसे हमने कोई फूड खाया और उस फूड को, हमारे जो हमने फूड खाया है इसको फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये दांत जो होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कुछ, जैसे मीट खाने वाले लोग जो होते हैं, जो मीट खाते होंगे वो जानते होंगे किस तरीके से, जैसे चिकन खाया, चिकन में लेग पीस खाते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे कोई भी लेग पीस खाते हैं तो वो जो हमारा कैनाइन होता है ये लेग पीस को क्या करता है, इसको फाड़ने में हेल्प करता है, मतलब इसमें मीट जो होता है वो निकालने में हेल्प करता है हमारा कैनाइन। ओके, जैसे हम देख सकते हैं हमारा, जैसे हम देख सकते हैं डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स में कैनाइन जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। वो यही वजह है, यही रीज़न है कि डॉग में जो कैनाइन होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि वो इनसे ईजिली जो मीट होता है वो खा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, पहला हो गया हमारा इंसीजर, दूसरा हो गया हमारा कैनाइन। अब हम थर्ड देखते हैं प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर हम इसको कहते हैं अग्र चवर्लक। अग्र चवर्लक दांत, मतलब चवर्लक से, अग्र चवर्लक से अगर हम निकालें तो अग्र मीन पहले आगे और चवर्लक मीन चवर्लक से, मतलब ये वो दांत हैं जो कि चवर्लक दांतों से पहले प्रेजेंट रहते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। अगर हम अग्रचवर्णक मतलब प्रीमोलर्स का अगर हम वर्क देखें तो ये खाने को हमारे चबाने का काम करते हैं, मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसको ये चबाते हैं। ठीक है, और ये दांत जो होते हैं ये स्थायी दांत होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है जैसे बच्चों में ये निकले फिर टूट गए फिर दोबारा से निकलते हैं, ये सिर्फ एक ही बार निकलते हैं लाइफ में। ठीक है, मतलब लाइफ में एक बार निकलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चों में नहीं निकलते हैं। ठीक है, जब लाइफ में एक बार निकलेंगे, ये स्थायी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चों में नहीं निकलते हैं, तो इसीलिए इनको हम स्थायी दांत कहते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें मोलर्स की, तो मोलर्स जो होते हैं हम इसको कह देते हैं चवर्णक। जैसा कि हम अभी प्रीमोलर में देख रहे थे, प्रीमोलर में जब हमने देखा था तो ये कैसे थे, ये अग्रचवर्णक थे। अब हम अगर प्रीमोलर के बाद मोलर की बात करें तो ये कैसे हैं, चवर्णक। मतलब अग्रचवर्णक जो थे, मतलब प्रीमोलर जो थे वो चवर्णक से पहले निकल रहे थे, इसीलिए उनको हमने प्रीमोलर कहा था। अब हमारे जो मोलर्स होते हैं वो क्या वर्क करते हैं, ये हमारे फूड को पीसने का वर्क करते हैं, मतलब हमने जो कुछ भी खाना खाया उसको ये बारीक बारीक करके पीस देते हैं। ओके, और इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो इसको बारी बारी पीसते हैं, फिर तभी वो हमारे बक्कल कैविटी से आगे ट्रेवल करता है हमारा खाना। ठीक है, तो ये तो रही दांतों की बात। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ प्रीमोलर्स और मोलर, जैसा कि मैंने इंसीजर का आपको शेप दिखाया था कि ये चौड़े होते थे, चपटे होते थे। इसी तरीके से अगर मैं आपको कनाइन का दिखाऊं तो कनाइन जो है ये आप देख सकते हैं, कनाइन जो होता है इस तरीके से ये पॉइंटेड होता है, ये पॉइंट जैसा निकला हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि डॉग्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं और इसी वजह से ये पॉइंटेड होता है इनका शेप, तो इससे क्या करते हैं कि मीट वगैरह को ईजिली फाड़ सकते हैं। ओके, और इनका वर्क लिखा हुआ है कि ये इस फूड को फाड़ने का काम करते हैं। ओके, अगर हम प्रीमोलर को देखें तो प्रीमोलर को देखने के बाद अगर मैं आपको एक बात दिखाऊं तो प्रीमोलर जो होता है, जैसा कि काम मैंने पहले बता दिया कि चबाने का काम करता है फूड को। अब जब फूड को ये चबाता है तो पहली बात क्या है, अगर मैं इसके शेप को आपको दिखाऊं तो ये शेप आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। ठीक है, जब इसका शेप ऐसा रहता है तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये कस्प टाइप कुछ है। ठीक है, जब ये कस्प टाइप कुछ होता है मतलब इसमें उभार होते हैं। ठीक है, जब उभार ये होते हैं तो हम इसको कहते हैं कस्प। अब जब मैं आपको प्रीमोलर का शेप दिखाऊं तो आप इसमें इस टाइप से ये देख रहे होंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये कस्प जो होते हैं तो प्रीमोलर में दो कस्प होते हैं, मतलब दो उभार उठे हुए होते हैं, और ये दो उभार जो उठे हुए हैं इनको, इस उभार उठे हुए की वजह से इसको हम कहते हैं क्या, बाई कस्पिड। कस्प कितने हैं, दो, दो को हम कहते हैं बाई, और कस्प मतलब इसमें दो उभार होते हैं। अब अगर बात ये आए कि बाइकस्पिड टीथ कौन से होते हैं,
तो प्रीमोलर एक ऐसे टीथ होते हैं जो कि बाइकस्पिड होते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये आप इसलिए इसको यहाँ देखिए, ठीक है, ये 2 उभार इसमें उठे हुए होते हैं। अगर मैं बात मोलर की करती हूँ, तो मोलर का क्या काम होता है? मोलर जैसे काम मैंने बताया कि मोलर का काम होता है हमारे फूड को पीसने का काम करना। अब अगर मैं इसकी शेप देखूं, तो शेप में आप यहाँ पर इजिली ये देख पा रहे हैं, इसमें ये आप देखिए 3 कस्पें उठे हुए, ठीक है, मतलब इसमें 3 उभार, इस तरीके से ये 3 उभार होते हैं। अब जब इसमें 3 उभार होते हैं, तो जैसे कि हमने प्रीमोलर में देखा था, तो प्रीमोलर में 2 कस्प थे। अब जब 2 कस्प थे, तब हमने इसको 2 कस्प होने की वजह से कहा था बाई। और जब हम यहाँ मोलर की बात करते हैं, तो मोलर में है 3 कस्प उठे हुए, और ये 3 कस्प की वजह से हम इसको कह देते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। अब ये क्वेश्चन भी होता है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि प्रीमोलर को हम बाइकस्पिड या फिर बाइकस्पिड टीथ कौन से होते हैं, या फिर ट्राइकस्पिड टीथ कौन से होते हैं। जैसे जब हम डेंटल फॉर्मूला देखेंगे, तो हम बच्चों का देखेंगे और हम बड़ों का अलग देखेंगे, तो वहाँ पर आपको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड देखने को मिलेगा कि किसमें प्रीमोलर जो है प्रेजेंट है और किसमें प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे कि हमने देखा था कि प्रीमोलर टीथ जो होते हैं, वो प्रीमोलर टीथ क्या करते हैं, जब हमारे दांत निकलते हैं, तो प्रीमोलर में सबसे पहली बात हमने ये देखी थी कि ये स्थायी होते हैं, मतलब ये बच्चों में नहीं निकलते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब एक ही बार निकलेंगे, और जब एक बार निकलेंगे तो ये बच्चों में नहीं होते हैं, ये बड़ों में ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम अगर डेंटल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो डेंटल फॉर्मूले में होता क्या है, अगर हम मिल्क टीथ की, हम बच्चों की फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हम मिल्क टीथ की जब हम बात करेंगे, तो हम कैसे करके इसके फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारा रहा अपर जॉ और ये रहा हमारा लोअर जॉ। ओके, जब हम इसकी बात करते हैं, सॉरी, इस तरीके से देखिए, ये हमारा अपर जा रहा और ये रहा हमारा लोअर जा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये वाला पार्ट, फिर आप ये देखेंगे ये वाला, मतलब हाफ अपर जा वाला पार्ट एंड हाफ लोअर जा वाला पार्ट, ठीक है। तो इसी तरीके उसी को मैंने यहाँ लिखा है कि ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में, मतलब ये जबड़ा रहा हमारा ऊपरी, और ऊपरी जबड़े के अर्धभाग में, मतलब आधे वाले भाग में, और निचले जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में, मतलब ये नीचे वाला जा लोअर जा जो है, इसके अर्धभाग, मतलब आधे भाग का ऊपर और आधे भाग का नीचे, ठीक है। अब मैं इस तरीके से अगर बात करूं, तो आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे जब हम बात करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि जब चाइल्ड का फॉर्मूला, जैसे हमने अभी देखा था कि चाइल्ड में प्रीमोलर टीथ नहीं होते, अभी अभी हमने बात की थी, तो प्रीमोलर जैसे हमारे पास इंसीजर है, कराइन है, मैंने बताया प्रीमोलर बताया, और मैंने बात की मोलर की। तो इंसीजर होते हैं दो, दो ऊपर इंडिकेट कर रहा है ऊपर वाले जबड़े को, एक कैनाइन है, ये भी इंडिकेट कर रहा है ऊपर वाले जबड़े को। अब प्रीमोलर की बात आ गई, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीमोलर जो होते हैं वो बच्चों में नहीं निकलते हैं, तो प्रीमोलर जब नहीं निकलते तो हम इसको डिनोट करते हैं 0 से। अब बात हम मोलर की करते हैं, तो मोलर होते हैं हमारे 2, ठीक है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले डिजिट जो हैं 2 1 0 2, ठीक है, ये तो इंडिकेट कर रही है किसको, अपर जा को, और 2 1 0 2 ये इंडिकेट कर रहा है लोअर जा को। इस तरीके से अगर हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको, जब हम अपर जा एंड लोअर जा एंड हाफ पार्ट, ठीक है, हम हाफ पार्ट के निकाल लेते हैं इधर के, हाफ पार्ट के इधर के, जब हम इधर के निकाल लेंगे, इधर के निकाल लेंगे, तो हम फिर इसको ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, और हम इस तरीके से एक डेंटल फॉर्मूले से हम टीथ का नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 and 1 3, 3 and 2 5, मतलब 5 तो होगा ऊपर, एंड 2 and 1 3, 3 and 2 5, तो 5 होगा नीचे, तो 5 ऊपर 5 नीचे, मतलब 5 इधर है हाफ में, 5 इधर है हाफ में, तो 5 ये, तो 5 जब इधर है तो 5 इधर भी होंगे, और 5 इधर है तो 5 इधर भी होंगे, तो ये कितने हो गए, 5 इधर एंड 5 इधर, एंड नीचे फिर 5 नीचे और 5 इधर, तो कितने हो गए, 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, कितने पूरे हो गए, 20 हो गए। तो इस तरीके से जब जो छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसमें टीथ का नंबर कितना होता है, इससे पता लगा कि टीथ का नंबर होता है 20, ठीक है। अब जब 20 नंबर होता है, तो ये कौन से टीथ हैं, ये हैं टीथ की बात हम कर रहे हैं मिल्क टीथ की। इसका मतलब जो है मिल्क टीथ जो होते हैं, या फिर हमारे जो हमने बात की थी, मतलब अस्थायी दांतों की, तो इसकी संख्या होती है 20। क्वेश्चन यहीं से आता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, या फिर वो पूछ सकता है कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। हमें अगर ये पता रहेगा कि टोटल दांत कितने होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि टोटल दांत होते हैं वो होते हैं 32, ठीक है। अगर हमें स्थायी दांतों की संख्या निकालनी है, तो हम टोटल दांतों में से अस्थायी दांतों की संख्या को अगर माइनस कर दें, तो हमारे पास जो है वो परमानेंट टीथ निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा सिंपल फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला टीथ का, चाइल्ड का। अगर हम इसी तरीके से परमानेंट टीथ की बात करते हैं, तो परमानेंट टीथ में क्या होता है, मतलब स्थायी दांतों की अगर हम बात करें, तो इसी तरीके से जैसा कि हमने चाइल्ड के टीथ में देखा था, वैसे ही इसमें भी है, लेकिन सिर्फ इसमें प्रीमोलर की बात बदल जाती है।
हमने डिस्कस किया था कि चाइल्ड में जो होते हैं वो प्रीमोलर टीथ एब्सेंट रहते हैं, लेकिन जब हम किसी एडल्ट के टीथ फॉर्मूले को देखते हैं तो वहाँ पर हमें प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट मिलते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था प्रीमोलर, जैसे हमने चाइल्ड में देखा था, वहाँ पर हमें इंसीजर मिल रहे थे, कैनाइन भी मिल रहे थे, बट प्रीमोलर वहाँ एब्सेंट थे, लेकिन मोलर वहाँ प्रेजेंट थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोलर में यहाँ कुछ डिफरेंस है। हमें यहाँ मिला था मोलर की नंबर जो मिला था हमें 2 मिला था, बट अगर हम एक बड़े बच्चे के मतलब एडल्ट के देखते हैं तो हमें यहाँ मोलर मिलता है 3। इस तरीके से हमारा डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो बदल जाता है। हमें पहले मिला था डेंटल फॉर्मूला 2102, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 1 0 एंड 2। इस तरीके से हमें 5 मिला था, बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 2 1 2 3। ओके, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 21 और 23 करके। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि आपको टीथ का इस तरीके से इंसीजर होता है, कैनाइन होता है एंड प्रीमोलर एंड देन मोलर होता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ आई से डिनोट किया है, ICPM। ओके, तो ये P फॉर प्रीमोलर एंड M फॉर मोलर, और I जिस तरीके से यहाँ लिखा है ICPM, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थीकोडोंट। यहाँ पर अगर हम बात करें थीकोडोंट का मतलब क्या है, जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे दांत जो होते हैं, तो दांत जो जबड़े के अंदर फंसे हुए होते हैं, मतलब जबड़ा जो होता है, जबड़े में हड्डी का एक मतलब गहरा थोड़ा गड्ढा होता है, उसमें हमारे दांत जो होते हैं वो फिट रहते हैं, ठीक है। और हड्डी के जो हमारे दांत होते हैं उसके ऊपर थोड़ा कहते हैं इसे हम मसूड़ा, ठीक है, कोमल मसूड़ा जो होता है वो चढ़ा हुआ रहता है। और इस तरीके दांत जहाँ होते हैं, जिसमें भी प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं गर्त दंती, ठीक है। वो दांत जो कि गर्त में धंसे हुए रहते हैं, मतलब वह दांत कहलाते हैं हमारे थीकोडोंट। ओके, अब ये थीको मीन हमारा जो थीका होता है वो, उसको थीका मतलब मसूड़ा कहते हैं, और डोंट मीन दांत कहलाते हैं। अब जब हम ये देखते हैं, जैसे कभी कभी क्या देखते हैं हम, दांत खराब हो जाते हैं, कई बार हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। कई बार हमें ये सुनने में आता है कि दांत खराब हो गए, दांत खराब हो गए। तो उसमें होता क्या है, जब दांत खराब हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं, और जब इसको ठीक करवाते हैं तो ये प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं RCT, ठीक है। RCT मतलब इसको कहते हैं हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और इसमें जो होता है हमारे दांतों को ठीक किया जाता है। अब होता क्या है, अगर हम ऐसा पानी पी लें जिस पानी में आर्सेनिक हो, ठीक है, मतलब आर्सेनिक से जो पानी होता है आर्सेनिक मिला हुआ, अगर हम उसको पी लेते हैं तो उससे हमारे दांतों में जो होता है वो जंग लग जाता है, और इससे हमारे दांत जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब पानी में आर्सेनिक हो तो ये पानी जो होता है हमारे दांतों को खराब कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर हम एक टूथ के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम इसमें देख सकते हैं। और आप एक पॉइंट और नोट करिएगा कि जो इनामल होता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। ये हमारे दांत पर चढ़ा रहता है और ये बहुत हार्ड होता है। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं तो वो रहता है हमारा सीमेंटम। अब ये क्या करता है, ये हमारे दांत जब होते हैं तो दांत और मसूड़े हमारे, ठीक है, जहाँ पर आपस में मिलते हैं तो ये हमारे दांतों को मसूड़ों से जोड़ के रखता है, ठीक है। तो इसका ये वर्क होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये हम अपने टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो ऊपरी भाग होता है, मतलब जो हम अगर हम अपना माउथ खोल के देखें तो उसमें जो दांत हमें दिखाई देता है, ठीक है, उस पार्ट को हम कहते हैं क्राउन। ये सबसे बाहरी पार्ट होता है, सबसे ऊपरी पार्ट होता है, और जो हमें साफ बाहर दिखाई देता है। अब उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं नेक। और सबसे नीचे जो मसूड़े में दबा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रूट। इस तरीके से किसी भी दांत में 3 पार्ट होते हैं, और क्राउन जो होता है वो पूरे दांत का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही दिखाई देता है बाहर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्राउन। और जो हमारे मतलब हम उसको साफ देख सकते हैं बाहर से, वो सिर्फ पूरे दांत का 1/3 हिस्सा ही है, और बाकी का जो होता है नेक एंड रूट, ये हमारे मसूड़े में दबा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहा, और आप यहाँ देख सकते हैं इनामिल है, ये हमारे दांत पर चढ़ा हुआ होता है। और अगर हम डेंटाइन की बात करते हैं तो ये रहा डेंटाइन, और इस तरीके से ये हमारे मसूड़े को, मतलब हमारे दांत को हमारे मसूड़े से जोड़ कर रखता है, ठीक है। और यहीं पर होती है पल्प कैविटी, ये हमारे अंदर रहती है पल्प कैविटी। और ये सीमेंटम जब होता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा दांत, ठीक, और इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बात आती है, खैर यहाँ तक तो यही रखते हैं, ये होगी पूरी दांतों के बारे में बात। ये वीडियो कुछ लंबा हो गया है क्योंकि इसमें दांतों के बारे में सभी बातें समझाना बहुत ज़रूरी था। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में लेकर आते तो फिर अलग अलग बात हो जाती, एक पार्ट में अलग फिर दूसरे में, तो उसमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने इसको एक ही साथ लिया है।
तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, इसमें अगर कोई लंबा हो गया है वीडियो तो आप इसको देखिएगा और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और दोबारा शायद ही आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत पड़े टीथ के बारे में। तो इसमें रखते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।